बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ अपनी दिल की गहराइयों के साथ। हमारा तो प्रोग्राम वही चल रहा है, पुराने ठग, और ये तारीख़ी प्रोग्राम है। इससे आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा, पता चलेगा तारीख़ के बारे में कि तारीख़ में क्या क्या होता रहा। तो हमने जहाँ पे किया था ख़त्म कि इस तरह ये लोग कम से कम 2 मरतबा ठगों को जुल देने में कामयाब हुए। ये इसका रीकैप था। अब आगे शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले फिर आपसे वही गुजारिश है कि सदक़े जारिया में हिस्सा लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। तो जज़ाकल्लाह, आप लोग हौसले से सुन रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से ये ख़जाना बरदार हाथ लगे। ठगों ने इनका पीछा शुरू किया। रास्ते में कस्टम की एक चौकी पर ख़जाना बरदारों को रोका गया, जहां इनके असबाब की मालियत पर अहलकारों में झगड़ा हो गया, जिसे देखते हुए ठग आगे निकल गए। अब आप ये सोच रहे होंगे आगे कि मैं सिर्फ मुसलसल ठगों के बारे में बता रहा हूँ और ये वो करते रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता रहा और नए नए वाक़यात आते रहे। तो इस सिलसिले में जब तक कि ये मुकम्मल मैं नहीं बताऊँगा, उस वक्त तक जो है वो सिलसिला सही नहीं महसूस होगा। इसके बाद उन्होंने ख़जाना बरदारों का इंतज़ार किया। झगड़ा चुकाकर वो रवाना हुए। ठग पहले ही इनकी घात में बैठे थे। उन्होंने हल्ला बोलकर काफ़िले के ऊँटों की नकेल पकड़ी और उनको मार मार के बैठने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद ख़जाना बरदारों को यूँ मारा गया कि कुछ का गला घोंटा गया, कुछ को खंजरों और भालों से हलाक किया गया और बाज़ को तलवार से टुकड़े किए गए। लूटा हुआ माल लेकर सारे ठग बगटट भागे, जो कि एक किसी इलाके का नाम है, और मुसलसल 3 दिन तक चलते रहे, क्योंकि इन्हें यकीन था कि इनका पीछा किया जाएगा। 50 मील चलने के बाद जब उन्हें ज़रा इत्मीनान हुआ तो माल और असबाब का जायज़ा लिया गया। इसमें से 15,000 नकदी और हीरे जवाहरात निकले, जिनकी मालियत 40,000 रुपये थी। ये ठग उस वक्त भी पाए जाते थे, आज भी पाए जाते हैं, क्योंकि इनका एक ही मज़हब होता है, और वो होता है ठगी, लूटना, कत्ल व गारतगरी करना, और अपनी मेहनतों को और अपनी तवानाइयों को लोगों के लूटने में सर्व करना। और ये नहीं कि आप अपने तौर पे ख़ुद मेहनत करें और कमाएं। यही सब हुकूमतों का हाल है, यही वहाँ के रहने वालों का हाल है। हर ठग के हिस्से में 1.5 रुपया और छोटे मोटे जेवर आए। इस तरह 3 वर्षों में वस्ती हिंद के सेठों के 90,000 रुपये लूटे गए, जो 500 ठगों में तकसीम हुए। वही ठग जो अब तक राहगीरों को बातें बनाकर घेरते थे और रुमाल से गला घोंट कर मारते थे, अब वो तलवारें और भाले भी चलाने लगे थे। तरक्की करते गए, मगर इन्हें एक बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि वो जानते थे कि उन्हें जितने ख़जाना बरदार लूटे हैं उन सबका कुछ ना कुछ ताल्लुक़ अमरावती के धनराज सेठ से था, जिसका कारोबार हर तरफ फैल रहा था और जिसके पास बम्बई के बैंकों में सबसे ज़्यादा पैसा था, और जिससे कंपनी बहादुर तक कर्जा लिया करती थी। ठग जानते थे कि वो बादशाह और हुक्काम हर तरह के दबाव डालकर उन लुटेरों के पीछे भेजेगा। मालीगांव में जो 7 ख़जाना बरदार मारे गए थे, ठगों ने उनकी लाशें इस तरह नहीं गाड़ी, क्योंकि उन्हें फ़ौरन ही मौका से भागना पड़ा था। फिर यूँ हुआ कि चंद रोज़ बाद बदबू फैली और करीबी गांव के एक किसान ने सारा मामला भांप लिया और ये खबर लेकर अपने गांव पहुंचा ही था कि उधर से धनराज सेठ के लोग भी लूट मार का सुराग लेने के लिए वहां पहुंच गए। किसान की निशानदही पर इन्हें अपने एक आदमी की लाश मिल गई, जिसके बाद गांव वाले भी तलाश में शामिल हो गए। उन्होंने ख़जाना बरदारों की पूरी टोली की लाशें बरामद कर ली। इसी दौरान एक और किसान ने बताया कि एक सड़क के करीब, जहां मालीगांव का इलाका लगता था, 5 या 6 लाशें मिली थी जिन्हें कत्ल करके गाड़ा गया था। ये इलाका बम्बई प्रेसिडेंसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का था। इलाके का दारोगा उन सारे वाक़यात से बेजार था जिनसे उसकी मुट्ठी गर्म ना होती हो, मगर ये मामला चूँकि धनराज सेठ का था, बम्बई में हुक्काम को बाज़ाब्ता इत्तला दी गई और वहाँ आजकल की ज़बान में दौड़ें लग गईं। बरवाहा घाट पर सेठ के जो ऊँट सवार मारे गए थे, उनका ये हुआ कि ठगों ने इनके ऊँटों को खुला छोड़ दिया। वो गरीब मारे मारे फिर रहे थे। इस इलाके का चौकीदार चौकन्ना हुआ और उसने करीब ही कुछ अधूरी और कुछ पूरी कब्रें ढूंढ लीं। घाट की कस्टम चौकी से इनका सब रिकॉर्ड मिल गया
और इनकी शनाख्त हो गई। कस्टम के एहलकारों को याद आया कि इन हरकारों के साथ एक बड़ा काफिला वहाँ से गुजरा था और उसका कहना था कि वो बंदेलखंड जा रहे थे। फौरन ही ख्याल हुआ कि वो राह में होंगे, चुनाचे 4 अफराद उनके पीछे दौड़ाए गए। उनमें एक सिपाही था, दूसरा जिले में होलकर का नुमाइंदा था, बाकी 2 अफराद में बिहारी लाल और गोमानी राम सेठ धनराज के गुमाश्ते थे। बिहारी लाल को हिदायत थी कि वो न सिर्फ मुजरिमों को तलाश करके बल्कि जैसे भी बन पड़े इनके कब्जे से लूटा हुआ माल बरामद करे। ये सारे ठग झांसी के आसपास अपने देहात में पहुंच गए थे और वो सबका पता ठिकाना उनको मालूम हो गया था। झांसी की रियासत कंपनी बहादुर की इत्तेहादी थी। बिहारी लाल सीधा इंदौर में रेजिडेंट के पास पहुंचा और उनसे मदद तलब की। हिंदुस्तानी सिपाह का एक दस्ता उसके साथ कर दिया गया, जिसने हाथ लगने वाले तमाम ठगों को पकड़ लिया और उनके कुनबों समेत इन्हें आलमपुर के किले में पहुंचा दिया। इस दौरान बिहारी लाल ने लूटा हुआ माल वापस करने के लिए मुज़ाकरा शुरू किए। इस ठगों के दरमियान में मुख्तलिफ नाम आते रहेंगे, लेकिन अमीर अली का भी वाक़या बाकी है जो इंशाल्लाह बाद में बयान होगा। ठगों ने सारा माल 101 हिस्सों में बांट दिया था, यानी वो सब मुंतशिर हो चुका था, लेकिन अभी खर्च नहीं हुआ था और बरामद हो सकता था। बिहारी लाल ने पेशकश की कि अगर वो 3/4 माल लौटा दें तो उन्हें रिहाई मिल जाएगी। इसी दौरान चंद एक को छोड़ दिया गया ताकि वो बता सकेंगे माल कहाँ कहाँ छुपाया गया है। इस तरह पहली बार ठगों के हाथों लुटने वाली दौलत का एक हिस्सा वापस मिल गया, मगर 25,000 रुपये अब भी ठगों की तहवील में थे। आखिर एक अजीब मुआहदा तय पाया कि ठग कहीं से भी रकम लाकर गुमाश्ते के हाथ पर रखेंगे। जैसे कि आजकल हमारी कलेक्शन या कलेक्टर कमेटियां जो भी हैं या पुलिस है कि उनको एक बजट दे दिया जाता है कि इतने रोज़ाना अपने चालान करके हमें पैसे भेजने हैं, बस हर सूरत में। फिर वो चाहे किसी तरह भेजें, अपना टारगेट पूरा करते हैं, अदरवाइज फिर उनकी शामत आ जाती है। तो ये पुराना किस्सा चला आ रहा है शुरू से, जैसे कि मैंने बताया कि पुलिस का शुरू से डे 1 से जब से बनी है तब से ये सिलसिला चला आ रहा है। उसे इस बात से गरज नहीं थी कि रकम कहाँ से आएगी। ठगों ने यही किया, उन्होंने और राहगीरों को लूटा जैसे लूट रहे हैं। उनसे मिलने वाली रकम बिहारी लाल को थमाई और रिहाई पाई। कैद से निकलने के लिए दूसरे मुजरिमों, मैंने भी सोचा कि भाई रिहाई का ये तरीका बहुत अच्छा है और बुरा नहीं है। वो अपने रुमाल थामे निकल खड़े हुए। बिहारी अपना कमीशन पास रखकर बाकी रकम सेठ को भेजने लगा। आखिर एक दिलचस्प बात को शोहरत मिली। बिहारी लाल बदमाश जमादारों में घिरा बैठा था और ठगों का बादशाह हो गया था। वैसे ये सारी कानाफूसी कुछ ऐसी गलत भी नहीं थी। सेठों के सीने में इंतकाम के जो शोले भड़क रहे थे, बिलाखिर इनकी तपिश अंग्रेज़ बहादुर तक पहुंची। वो अब तक संजीदा रवैया अख्तियार नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो अक्सर वारदातें राजगान के इलाकों में हो रही थी, लेकिन लूटने वालों में कंपनी से वाबस्ता लोग भी शामिल थे। 1839 में ठगों का एक बड़ा ग्रोह पकड़ा गया। इस पर किसी को बहुत दूर की सूझी। हुआ ये कि मराठों के इलाके में, यूं कहिए कि शहर इंदौर में कप्तान बोरिकविक को पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेजा गया। वो तकरीबन 15 साल से हिंदुस्तान में, खुसूसन मद्रास में रह चुका था, मगर कभी ठगों से पाला नहीं पड़ा था। एक रोज़ एक गांव का नंबरदार दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और उसे बताया कि तकरीबन 70 बदमाशों का एक ग्रोह इलाके में दाखिल हुआ है और वो आमों के एक बाग में इसका पड़ाव है। ये ग्रोह जब गांव के करीब से गुजरा तो उसके साथ कुछ ताजिर भी थे और इनका मालो असबाब भी था। ग्रोह वाले नाच गाने गा कर इनका जी बहला रहे थे। अगले रोज़ गांव वालों ने देखा कि वो ग्रोह तो मौजूद है मगर ताजिर गायब हैं। बोर्थविक का माथा ठनका। इसने सोचा कि हो ना हो ग्रोह ठगों का है, लेकिन तकरीबन 70 ठगों पर हाथ डालने के लिए उसके पास जो सिपाही थे वो दर्जन भर भी न थे। ये मुट्ठी भर दस्ता जाकर इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकता था। इसने सोचा क्यों ना ऐसी चाल चली जाए कि सारे ठग खुद चलकर खुद इसके कैंप में आ जाएं। अंग्रेज बहादुर तो इस चीज़ में चालाक थे। चुनाचे सिपाहियों का दस्ता भेजा गया, जिसने जाकर ठगों से कहा कि हमारे साहब को खबर मिली है कि तुम लोग मालों से अफ्यून लेकर जा रहे हो। ठग समझ गए थे कि सिपाही इन ताजिरों के बारे में पूछगछ करेंगे जिन्हें इन लोगों ने कुछ देर पहले मारा है। मगर जब उन्होंने सुना कि बड़े साहब इनकी तलाशी लेकर अफ्यून निकालना चाहते हैं तो वो मुतमईन होकर वो बेखौफ खुद ही चलकर इंदौर के कैंप में पहुंच गए। वहाँ शहरियों की मदद से इन 71 ठगों को कैदी बना लिया गया। ये खतरनाक गिरोह बंदेलखंड से बड़ौदा तक अपने सफ़र में 31 राहगीरों को मार आया था और लूट मार का सामान अपने घरों को
भिजवा चुका था। अमानुल्लाह नामी एक ठग ने बताया, वो भी बाद में, कि गोरा बहादुर हमारे सामान से तो साबित नहीं कर सकता था कि ये मकतूलों का माल है। इसके अलावा उनका ये वतीरा था कि जो भी हो वो हर इल्ज़ाम से इनकार किए जाओ। इस तरह ये लोग लंबी कैद से बच जाते थे। लेकिन इस बार ये हुआ कि अमानुल्लाह का हौसला जवाब दे गया। वो अभी 2 साल पहले ठग बना था, उसे अपने बाल बच्चे याद आने लगे और रिहाई की आस लगाई। वो बड़े साहब के पास गया और अपने गुरुओं की सारी दास्तान कह सुनाई। बस इसकी एक ही शर्त थी कि इसका बयान सुनने के बाद उसे छोड़ दिया जाए। इसकी देखा देखी 2 ठगों ने भी अपना किस्सा सुनाया। यहाँ तक कि इनके बड़े दबंग साथी खेमराज ने जब देखा कि 3 ठग सब कुछ कबूल कर चुके हैं, बल्कि मारे जाने वाले ताजिरों की कब्रों की निशानदही भी कर चुके हैं, तो इसने सोचा कि अब अपनी बात पर अड़े रहना फजूल है और जुर्म मान लेने से ही रिहाई मिल सकती है। अमानुल्लाह और खेमराज ने इस रोज़ गोरे कप्तान को ज़रा सी तफसील बता दी। कब्रें खोदकर 12 लाशें निकाली गईं। सारे ठगों को कत्ल और डकैती के इल्ज़ाम में धर लिया गया। मालोह के ठगों की गिरफ्तारी की इत्तला अंग्रेज़ों की राजधानी कलकत्ता तक 1829 के वस्त में पहुंची। ख्याल था कि इसके नतीजे में फांसी घरों के एक गुरोह का खात्मा हो जाएगा, लेकिन हालात एक नई और फैसलाकुन करवट लेने को ही थे कि उन्हीं दिनों कलकत्ते में नया गवर्नर जनरल वारिद हुआ, विलियम बेंटिंक। दराज कद, लंबूतरे चेहरे वाला इंसान और चेहरा भी जज्बात से आरी, कुछ शर्मीला और उम्र 50 साल से भी ऊपर। देखें तो यूँ लगे कि ऐसे पेश रो लॉर्ड एम हैरिस की तरह ये भी बेअमल निकलेगा, मगर वो कुछ और ही ठान के हिंदुस्तान के साहिल पर उतरा था। उसने तय किया था कि मुल्क को यूं चलाया जाएगा कि तारीख में इसका नाम रह जाएगा। इसने देखा कि ठग आज़ाद घूम रहे हैं, वो एक रियासत में जुर्म करते हैं और रातों रात दूसरी रियासत में चले जाते हैं। तय पाया कि ये लोग कहीं भी जुर्म करें और कहीं भी जाएं, उनका पीछा किया जाएगा। देसी रियासतों के राजा कुछ कहें तो इन्हें समझाया जाए, फिर भी न माने तो इनकी बात की परवाह न की जाए। कंपनी के हुक्काम को अख्तियार दे दिया गया कि ठगों ने कहीं भी वारदात की हो, इनको पकड़कर इन पर मुकदमा चलाएं। हुक्काम को हिदायत भेज दी गई। चंद एक ने पढ़ी और फाइल में लगा दी। अलबत्ता सागर और नरबिदा के कल्ब में अपने सदर दफ्तर में बैठे हुए विलियम सिलीमैन ने जो है वो मालोह में ठगों को पकड़े जाने की तफसील और अमानुल्लाह के इकबाल जुर्म के बयान को गौर से पढ़ा और सोचा कि मुलाजमत में शोहरत पाने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। सिलीमैन उस वक्त जबलपुर में ज़िले हाकिम के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। ये रकबे के लिहाज से बड़ा और गुंजान आबाद ज़िला था, जहाँ वसूलियाबी की उलझनें कुछ कम न थीं। इन भारी जिम्मेदारियों तले सिलीमैन बीमार हो गया। उसे सेहतियाबी के लिए रुखसत पर मॉरिशस के जजीरे में भेज दिया गया, जहाँ इसने एक फ्रांसीसी रईस की खूबसूरत बेटी से शादी कर ली 1828 ईस्वी में। सिलीमैन में 2 खूबियाँ थी। सरकारी कागजात बहुत तवज्जो से पढ़ता था और इसे हिंदुस्तानियों से लगाव था। इसने ठगों के बारे में लिखे जाने वाले मज़ामीन यकीनन पढ़े होंगे। बस एक बात थी कि इसका अब तक ठगों से ना तो आमना सामना हुआ था और ना ही पाला पड़ा था। इसके दूसरे साथी अफसर हक्काम बाला को अपनी रिपोर्टें बढ़ा चढ़ाकर भेजा करते थे और तरक्कियां पाते थे। सिलीमैन इन 10 वर्षों में लेफ्टिनेंट से तरक्की करके कप्तान बना था। ज़रा सी तनख्वाह बढ़ी थी। अब मामला मुख्तलिफ था कि बीवी के आ जाने के बाद इसके अंदाज़े फ़िक्र में तब्दीली आ रही थी। इसे बीवी की हिमायत हासिल हुई और इसने खुद को समझाया। और फिर ये हुआ कि फरवरी सन 1830 में जबलपुर में खबर पहुंची कि फांसी गुरों का एक टोला इसके बरतानवी इलाके से गुजर रहा है। सिलीमैन ने एक लम्हा भी ज़ाया न किया और ठगों के ताक़ुब में निकल खड़ा हुआ। यहाँ से किस्सा शुरू होता है। इस शख्स का लोग शेख मदारी के नाम से जानते थे, जिसे पता चला कि वो सरगना है और इसका टोला ग्वालियर और भोपाल में कितने ही कत्ल कर चुका है और 30 से ज़्यादा अफराद को मार कर 2000 मालियत का सामान लूट चुका है। वो हर जगह पुलिस को चकमा देता आ रहा है और अपने मकतूलों को इस सफाई से गाड़ता आ रहा है कि किसी को इसका निशान नहीं मिलता। अप्रैल के पहले हफ्ते की बात है। चंद सिपाही रुखसत पर अपने घरों को जा रहे थे कि सागर से चंद मील दूर घेर लिए गए। ठग इनके साथ चलते रहे और मुनासिब मौके का इंतज़ार करते रहे। आखिर उन्होंने एक जगह पड़ाव डाला और शेख मदारी ने सिपाहियों के कत्ल का इशारा दिया।
6 افراد کو مارنا ٹھگوں کے لیے کوئی بڑا کام نہیں تھا، لیکن اس بار عجب واقعہ ہوا۔ ایک سپاہی کی گردن میں ڈالا جانے والا رومال سپاہی کی ناک میں اٹک گیا اور سپاہی ہاتھ پاؤں چلا کر قاتل کی گرفت سے نکل گیا اور قریبی گاؤں کی طرف بھاگا۔ اس کو پکڑ کر ٹھکانے لگانا ضروری تھا، چنانچہ ٹھگوں نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی، مگر راہ میں انہوں نے دیکھا کہ سپاہیوں کی ایک ٹولی سامنے سے چلی آ رہی ہے۔ اس پر شیخ مداری کا پورا ٹولہ بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے اس خوش قسمت شکار کو چھوڑ گیا، جس نے پھر دنیا کو اپنے ساتھیوں کے قتل کی ذرا سی تفصیل سنائی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ٹھگوں کا کوئی شکار ان کے رومال کے وار سے بچ کر نکل کے بھاگا، اور وہ بھی سپاہیوں کے کسی گشتی دستے کے قریب، جس نے فوراً ہی اس سپاہی کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ وہ لوگ پھانسی گروہ کو تو نہ پکڑ سکے، البتہ چند گھنٹوں میں ساگر پہنچ گئے۔ کمپنی کے حاکم کو واقعے کا علم ہوا کہ اس نے علاقے کی سڑکوں پر اپنے آدمی دوڑا دیے۔ ان کے علاوہ سلی مین نے سپاہ کا بھاری دستہ تعاقب میں روانہ کر دیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دیکھا وہ دستہ ٹولے کے 30 افراد کو پکڑ کر چلا آ رہا ہے۔ ان میں سے 4 نے تو فوراً سارا سچ اگل دیا۔ سلی مین نے ان کے بیانات قلم بند کیے اور ایک جامع دستاویز تیار کی اور اپنے اعلیٰ افسر کو بھیج دی۔ جلد ہی معاملہ عدالت میں پہنچ گیا۔ صرف چند ماہ کے اندر ٹولے کے 15 افراد کو پھانسی کی اور 8 کو کالے پانی کی سزا ہوئی۔ باقی جو بچے، ان میں سے ہر ایک کو 14 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ اعلیٰ حکام نے کلکتے کو لکھا کہ کپتان سلی مین نے کمال کا کام کر دکھایا ہے اور اب یہ علاقہ ان بدماشوں سے پاک ہو گیا ہے۔ لیکن یہ جملہ صحیح نہ تھا۔ سلی مین کا کام ختم نہیں ہوا تھا، سلی مین کا کام اب شروع ہوا تھا۔ تو جناب، ابھی سلی مین کا کام ختم نہیں ہوا تھا بلکہ شروع ہوا تھا۔ تو آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کو مزید تاریخ سے آگہی دی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے اور جان و مال و عزت و آبرو کی خیر ہو آپ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔